नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। मैं पीके एकेडमी में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग इकोनॉमिक्स की आज पांचवी क्लास आज ले रहे हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से जुड़ भी रहे हैं। आज 20-21 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि वही लोग सब्सक्राइब करें जिन्हें पढ़ने का सच में जिनका मन करे। ऐसे बेफजूल के लोग सब्सक्राइब ना करें, ठीक है। इंजॉय करना है कोई बात नहीं, लेकिन जानने की इच्छा होनी चाहिए और पूरी जानने की इच्छा होनी चाहिए। ये नहीं कि हमें आधा अधूरा ज्ञान चाहिए। जो भी चाहिए हमें पूरा चाहिए, और नहीं तो फिर नौकरी की मत ही सोचो, ठीक है। नौकरी क्योंकि तभी मिलेगी। और जो जानने के इच्छुक हैं वो तो कहीं से भी वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रोज का रोज जो है अपना जो है 100% देना होगा। तो हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हम अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि समय कम होता है और पढ़ाना जो है ज्यादा होता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था तक हमने अर्थव्यवस्था का थोड़ा सा मैं एक बार पिछला भी आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। अर्थव्यवस्था का हमने विभाजन किया था 3 भागों में, ठीक है। एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर, दूसरा सरकार की भूमिका के आधार पर, और तीसरा विकास के आधार पर। तो हमने जो है सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर हमने 2 चीजें उसमें पढ़ी। एक खुली अर्थव्यवस्था के बारे में और बंद अर्थव्यवस्था के बारे में। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत 2 चीजें पढ़ी थी, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। उसके बाद फिर हम दूसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है, सरकार की भूमिका के आधार पर। तो सरकार की भूमिका के आधार पर हमने तीन तरह के अर्थव्यवस्थाएं बताई हैं। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। तो हमने तो 2 पूरा कर लिया। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, वह अर्थव्यवस्था जो लाभ पे आधारित हो और जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। पूंजीपतियों या कारपोरेट ऑफिसों का जो उसमें बड़ी मात्रा में योगदान रहता है। तो उसे लासेज फेयर नीति मैंने बताया था आप लोगों को इससे पहले वाले में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, लासेज फेयर नीति, और मैंने बताया था उसकी काफी विशेषताएं भी बताई हैं। आप लोग पीछे वाली वीडियो में जाके देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया कि वह अर्थव्यवस्था जिसके समस्त संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, ठीक है, एवं समाज कल्याण जो है प्रमुख उद्देश्य होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब इसमें जो है सरकार का जो है स्वामित्व होता है, मतलब सरकार ही इसमें मुख्य भूमिका में होती है। जिसमें सरकार मुख्य भूमिका में होगी वो कौन सी अर्थव्यवस्था होगी? समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी। ये भी मैंने बताया था कि इस अर्थव्यवस्था में जो है सोवियत संघ जो है का जितने भी सोवियत संघ के हैं वो जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था को जो है ग्रहण किए हुए हैं। उससे पहले मैंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसको अपनाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। हाँ, तो स्मिथ साहब जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो मैंने बताया था वो कौन थे? स्मिथ जी साहब थे। उसके बाद दूसरे पे इसके बारे में बताया है कि ये जो है कार्ल मार्क्स जी हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पूछे इसका जनक कौन है? समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक तो कार्ल मार्क्स लिख लीजिएगा। पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। ये सारी चीजें मैं पहले ही बता चुका हूँ तो अब दोबारा बताने से कोई मतलब नहीं। वैसे भी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा दोबारा फिर से। तो इसे मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे
सरकार की मुख्य भूमिका के आधार पर, सरकार की मुख्य भूमिका के आधार पर हमने समाज पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था को कंप्लीट किया। तीसरे पे चलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था पे। बस इसमें थोड़ा सा ये पंगा है कि मिटने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब कल से जो है हम सीधे टॉपिक पे आएंगे, जहां से पढ़ाएंगे वहीं से स्टार्ट कर दिया जाएगा। पिछला जो है आप लोग देख लिया कर कीजिए, ठीक है, क्योंकि समय जो है बहुत कीमती है, हर एक मिनट। तो आप लोग अपने से ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि लाइव आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होनी चाहिए। कि मान लीजिए कि 10 दिन के अंदर से हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें आपको मिल रही हैं यूट्यूब पे, बहुत कम ही लोग ये दे रहे हैं आपको, और नहीं तो ऐसे ही चलता है सबका, ठीक है। आप रील देखने में अपना समय मत बर्बाद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने स्टडी पे करिए। अगर आपको स्टडी से अपनी लाइफ बनानी है, नहीं तो बिजनेस करना है, तो कोई बात नहीं, फिर पढ़ने की क्या जरूरत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में अब जान लेते हैं। पहली चीज तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जान गए, समाजवादी अर्थव्यवस्था जान गए, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब पूंजीपति वाले, मतलब प्राइवेट निजी सेक्टर जो है वो जो है उनका वर्चस्व होता है, ठीक है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है सरकार का वर्चस्व होता है, स्वामित्व होता है, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेते हैं हम। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी आर्थिक प्रणाली, ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र विद्यमान हो उसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। ये चीजें कंफर्म हो गई, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, जिसमें दोनों क्षेत्र जो है विद्यमान रहे। दोनों क्षेत्रों का मतलब निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकार, ठीक है। दोनों जिसमें शामिल रहेंगी उस अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। ये चीजें हो गई क्लियर। अब मेरे प्यारे मित्रों, जब इतना क्लियर हो गया तो इसकी विशेषताएं भी जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा विशेषताएं, ठीक है। तो नंबर 1, दोनों क्षेत्र का समन्वय। दोनों क्षेत्र का क्या होगा? समन्वय होगा। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों शामिल है। पहली विशेषता तो ये है, ठीक है। दूसरी, निर्धन के कल्याण में सरकार की भूमिका। निर्धन के कल्याण में सरकार की भूमिका। सरकार की भूमिका। जो निर्धन होंगे, जो गरीब होंगे, उसमें किसकी भूमिका होगी? सरकार की होगी, ठीक है। दूसरी विशेषताएं हो गई। तीसरा, सामान्य विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका। निजी क्षेत्र की भूमिका होगी,
जो सामान्य विकास, जो सामान्य लोगों के, जैसे अब हम लोग फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, जियो का, एयरटेल का, वोडाफोन का, ठीक है, या बीआई का, ठीक। तो हम जो फोन यूज करते हैं वो फोन क्या है, प्राइवेट सेक्टर का है, ठीक है कि नहीं, एक तरह से। तो ये जो हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं रिचार्ज हर महीने का, ठीक है, तो इसमें जो है सरकार जो है हस्तक्षेप कर सकती है कि भैया थोड़ा सा जो है इसमें जो है आप कमी लाइए, ये जो है थोड़ा सस्ता हो सकता है, ठीक है। अगर दोनों क्षेत्र उसमें विद्यमान हो जाएंगे तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, मिश्रित, ठीक है। तो ये 3 विशेषताएं जो है आपको एकदम से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब भी मेंस आप लिखोगे तो मेंस में जो है आपसे वो पूछ सकता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं बताइए, ठीक है, या विशेषताएं बताइए, या फिर उनकी चुनौतियां बताइए, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की भी ये विशेषताएं मैंने 3 बता दी है। इसके बाद आप लोग एक बार इसे पूरा देख लीजिए, तो इसके बाद इसकी मैं चुनौतियां बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अब नीचे थोड़ा सा, चलो यहीं से थोड़ा लिख लेते हैं, फिर ऊपर चलते हैं। चुनौतियां, अब मिश्रित अर्थव्यवस्था की चुनौतियां क्या है, तो नंबर 1 डाल के, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र क्षेत्र के मध्य संतुलन बनाना, संतुलन बनाना, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, एक दूसरे से मतलब संबंध जो है दोनों से बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। ये चुनौतियां ही है एक तरह से कि दो लोग अलग अलग हैं, अलग खोपड़ी के हैं, ठीक है, एक को पैसा प्यारा है, एक को जो है लोग प्यारे हैं, तो दोनों अलग अलग तरह के लोग हैं, तो दोनों में एक थोड़ी चुनौती हुई ना कि हमें पैसा चाहिए या फिर आपको पैसा चाहिए, हमें लोग चाहिए, ठीक है। तो आप पैसे के पीछे भागोगे और मैं उनके कल्याण के पीछे भागूंगा, ठीक है। तो ये एक चुनौती है। दूसरी चुनौती भी लिख लीजिएगा, ये अर्थव्यवस्था जो है भारत ने जो है एक्सेप्ट की है 1956 में, ठीक है, तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये और भी थोड़ा सा कुछ लिखना है इसमें, जैसे कि आधारभूत संरचनात्मक विकास के लिए अनिवार्य पूंजी का अभाव, संरचनात्मक विकास के लिए अनिवार्य पूंजी का अभाव, पूंजी का क्या है, अभाव है, मतलब पूंजी जो है नहीं थी जब हम 1956 में हमने इसे एक्सेप्ट किया, तो ठीक है। मुझे लगता है मेरे प्यारे मित्रों इतना ही आएगा, तो आप लोग एक और आ सकता है इसमें अगर चाहे तो, लेकिन चलिए हम ऊपर से बताते हैं, ठीक है। चुनौतियां हम ऊपर लिख लेते हैं, ये 2 चुनौतियां आप लोग देख लीजिएगा। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य संतुलन बनाना, सबसे पहले भूत आधारभूत संरचनात्मक विकास के लिए अनिवार्य पूंजी का अभाव था उस समय 1956 में। तो ये आप देख लीजिए एक बार, फिर से मिटाते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। 2 चुनौतियां बता दी हैं, तीसरी बतानी ऊपर से बताया जाएगा। सही से देखो मिट नहीं रहा है, थोड़ा सा बस समय आपको लगता है। यही अगर डिजिटल बोर्ड होता, आप लोग ज़्यादा सब्सक्राइब करते, तो बात ही कुछ और होती, ठीक है। तो मुझे पढ़ाने में इतना रगड़ घिस ना करना पड़ता, ठीक है। तो आप लोग मेहनत से आप लोग पढ़िए, ठीक है। हाँ, तो चुनौती हम तीसरी चुनौती बता दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं,
ठीक है। तो तीसरे नंबर की चुनौती, तीसरे नंबर की चुनौती, हाँ, तो 1956 में भारत ने आर्थिक विकास में मिश्रित अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। ठीक है। पहली चीज तो ये जान गए कि आर्थिक विकास में मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को कब आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया, तो 1956 में। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताइए मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब जो है आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। वो 4 डेट दे देगा, चार जो है डेट ऐसे दे देगा, 1956, 1957, 1958, 1950। तो आपको एक पे टिक करना होगा, तो 1956 पे टिक करिएगा। ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब आधिकारिक रूप पर दर्जा मिला, तो 1956 में। ठीक है। अब हम चौथे चलते हैं। भारत ने क्या समाजवादी जो है, भारतीय समाज का समाजवादी स्वरूप अपनाया है, तो ये भी लिख लीजिए। भारत ने भारतीय समाज का समाजवादी स्वरूप अपनाया है। ठीक है। समाजवादी स्वरूप अपनाया। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए मिश्रित अर्थव्यवस्था तो है ही है, तो भारत ने कौन से मतलब समाज का किया है स्वीकार, मतलब समाज किस स्वरूप को अपनाया है, तो भारतीय समाज के स्वरूप को भारत ने एक्सेप्ट किया है मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ में। पांचवी चीज, मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक लिख लीजिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक, ये मैंने बताया है पहले भी, नाम आप लोगों को बोलूं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक जे.एम. कीन्स, मैंने बताया भी था पहले, जॉन मेन्यार्ड कीन्स मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक हैं। तो इतनी चीजें हो गई मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में इतनी चीजें जाननी बहुत जरूरी थी, जो मैंने बता दी हैं। इसके बाद जो है हम विकास के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है। विकास के आधार पर हम इसका जो है अध्ययन करेंगे। तो अब आज ये भी जो है विकास के आधार पर जो हम विभाजन करेंगे, उसको भी आप लोग एक बार इसे देख लीजिएगा। वैसे भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाता रहूँगा, साथ में आप अगर लिखते चलते रहते हैं तो बहुत बढ़िया है। आप एक बार लिखेंगे, ठीक है, आप ही लिखने में बेहतरीन होंगे, मेंस के लिए और भी बेहतर तरीके से आप तैयार होंगे। आप अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आप जानकारी के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करिए। मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई। ठीक है। सरकार की भूमिका के आधार पर मैंने तीनों बता दिया आपको। ठीक है। कि एक में जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की जो है भूमिका नहीं होती है। समाजवादी में क्या होता है कि सरकार की ही ज़्यादा भूमिका प्रमुख होती है। उसके बाद मैंने मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बताया, उसमें क्या है
उसमें यह है कि पूंजीवादी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र जो है पूंजीवादी और समाजवादी दोनों जो है इसमें एक साथ ही रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और कौन क्या है मैंने बता भी दिया है कि कौन मतलब कौन किसके जनक हैं। पूंजीवादी के कौन है और समाजवादी के कौन है और मिश्रित अर्थव्यवस्था के कौन है। तो अब हम विकास के आधार पर चलते हैं। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण या विकास के आधार पर, ठीक है। विकास के आधार पर विकास के आधार पर व्यवस्थाओं का वर्गीकरण, ठीक है। यहां तक हो गया मेरे पे। या विभाजन यहाँ पे आप लिखना चाहो तो विभाजन भी बहुत सारे लोग लिखते हैं, विभाजन, ठीक है। वर्गीकरण लिखिए या विभाजन लिखिए, ठीक है। तो हमने 3 तरह के बताए थे। पहला हमने बताया था अविकसित, ठीक है, अविकसित अर्थव्यवस्था। दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये विकास के आधार पर मैंने बताया है। और तीसरा जो हमने बताया है अर्थव्यवस्था, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। और तीसरा बताया था विकसित अर्थव्यवस्था, चलो लिखिए दे रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो हम विकास के बारे में जान जाते हैं, मतलब वृद्धि के बारे में जान जाते हैं। वृद्धि क्या है? अगर आपसे कोई पूछे वृद्धि क्या है, तो वृद्धि क्या है? एक मात्रात्मक सूचकांक है, मात्रात्मक सूचकांक है, या फिर इसी को कहते हैं एक आयामी सूचकांक है, एक आयामी सूचकांक है। मात्रात्मक सूचकांक मतलब मात्रा होगी, प्लस होगा या फिर माइनस होगा, ठीक है। एक आयामी होगा, चाहे प्लस वाला हो जाए चाहे माइनस वाला हो जाए, ठीक है। तो समझ गए ना वृद्धि। अब ये विकास के बारे में भी जान लेते हैं, विकास क्या है, ठीक है। वृद्धि के बारे में जान गए। वृद्धि मतलब बढ़ोतरी के बारे में, या फिर घटोतरी, या घटेगा या फिर बढ़ेगा, ठीक है। 2 चीजें होंगी। अब विकास की परिभाषा भी हम लोग जान लेते हैं। वृद्धि की ऐसी परिकल्पना, वृद्धि मतलब मात्रात्मक सूचकांक की ऐसी परिकल्पना, ठीक है। वृद्धि की ऐसी परिकल्पना वृद्धि की ऐसी परिकल्पना है कौन? विकास वृद्धि की, यहां विकास भी ले सकते हो, विकास वृद्धि की ऐसी परिकल्पना है जिसमें मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, गुणात्मक दोनों पहलुओं को दर्शाता है, दोनों पहलुओं को दर्शाता है, ठीक है। विकास क्या है? वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पहलुओं को क्या करता है? दर्शाता है। विकास क्या है? वृद्धि की ऐसी परिकल्पना है जो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पहलुओं को दर्शाता है। मतलब दोनों पहलुओं में जब गुणात्मक मतलब बढ़ जाएगा, 2 4 8 10 नहीं 2 4 8 16 32 64 128 256 ऐसे गुणा होते चला जाएगा। मात्रात्मक मतलब 2 में +1 कर दिया तो 3 हो गया, 3 में 1 कर दिया तो 4 हो गया। ये क्या हो गया? मात्रात्मक हो गया। और जब गुणा वाली बात होगी तो गुणात्मक हो जाएगा। तो ये दोनों पहलुओं को क्या करता है? ये विकास क्या करता है? दर्शाता है, ठीक है। इतनी समझ में आई बातें।
तो अब नीचे चलते हैं अविकसित, आ जाएगा, देखते हैं तो अविकसित में आ ही जाएगा। अविकसित अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हो, तो हम ऊपर से चलते हैं, ये आपको समझाने के लिए था। ये वृद्धि और विकास, तो इसे मिटाते हैं और अविकसित से हम फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। इसे आप लोग वीडियो में देख के लिख लीजिएगा। वैसे भी मैंने बताया है कि आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, हो सकता है कि जो पढ़ाया जाए वो उसी डिस्क्रिप्शन में ही आपको इसका लिंक मिल जाए, ठीक है। तो अविकसित अर्थव्यवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे। अविकसित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो अविकसित अर्थव्यवस्था क्या है? ऐसी व्यवस्था, तो इसे ना कहिए तो अच्छा ही है, चलो कहना ही पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था जिसमें लोगों का जीवन स्तर निम्न होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम अविकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। ऐसी व्यवस्था जिसमें लोगों का जीवन स्तर बिल्कुल निम्न होता है, उस अर्थव्यवस्था को हम अविकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा, कहते हैं जो भी, ठीक है। अब एक चीज और जान लेते हैं, जैसे पूछ रहे आप क्या भैया ये इसमें क्या क्या आएगा, तो जैसे किसी के पास घर नहीं है, ठीक है, पीने का पानी नहीं है, ठीक, राशन नहीं है खाने के लिए, ठीक है, ये सब चीजें जो है संपूर्ण मात्रा में लोगों के पास अगर नहीं है तो वो जो है क्या है, अविकसित है, संपूर्ण मात्रा में नहीं, ठीक। तो ऐसी जैसे कि घर, पानी, राशन अगर संपूर्ण मात्रा में लोगों को नहीं मिल रहा है तो वो अविकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा या अविकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आएगा, ठीक है। और भी थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं। इन राष्ट्रों में प्रति व्यक्ति आय निम्नतम होती है। क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम होती है, जैसे कोई देश, कोई एक ले लेते हैं, जैसे युगांडा, ठीक है, अफ्रीकन राष्ट्र जितने भी हैं, अफ्रीकन राष्ट्र, ठीक है, इस श्रेणी में आते हैं, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। तो इतना आप अविकसित में लिख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, इसके बाद हम विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 28 मिनट हो गया है मेरे प्यारे मित्रों, तो मुझे जल्दी से जल्दी ये खत्म करना है, तो मैं आगे चल रहा हूँ, फिर से मिटाने जा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ भेजूंगा ही, वैसे भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई ज्यादा खास जो है तगड़ा कुछ नहीं है, आसानी है, ठीक है। तो ये हो गया अविकसित। अब विकासशील के बारे में जान लेते हैं और इसके बाद फिर विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक है। विकासशील अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जीवन जीने का स्तर न्यूनतम
न्यूनतम से बेहतर होता है, बेहतर होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें जीवन जीने का स्तर जो है न्यूनतम से थोड़ा अच्छा हो, कि मतलब खाने के लिए है। जैसे कि अब फटे पुराने कपड़े हैं आपके पास, ठीक है, कई कई साल से वही कपड़ा चल रहा है, एक तरह से मान लेते हैं, तो वो किस श्रेणी में आता है? अविकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब हमारे पास ऐसे कि कपड़ा हो गया, एक ठो हो गया है, 2 सेट हो गया है, चलो ठीक है, अब हम चलेंगे ठीक ठाक, ठीक है। तो ये हो गया क्या? विकासशील, मतलब है, एक जोड़ी है, काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी और जानकारियां जान लेते हैं। इन राष्ट्रों के प्रति व्यक्ति आय जो है मध्यम होती है, ठीक है। ऐसे लिख लो, विकासशील राष्ट्रों में प्रति व्यक्ति आय मध्यम होती है, न ऊपर के ही होते हैं न नीचे के ही होते हैं, बीच में बेचारे पड़े रहते हैं, ठीक है। और जैसे लिखना चाहे तो इस टाइम भारत है और चाइना है, ठीक है, जैसे भारत और चीन, भारत और चीन, ये क्या है, किस श्रेणी में आते हैं? तो विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आते हैं। इसी के नीचे हम विकसित के बारे में भी लिख लेते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। तो जीवन जीने का स्तर जो होगा वो सर्वोच्च होगा, जीवन जीने का स्तर सर्वोच्च होगा, ठीक है। अधिक प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होगी, प्रति व्यक्ति आय अधिक, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? अधिक होगी, ठीक है। जीवन जीने का स्तर सर्वोच्च होगा, प्रति व्यक्ति आय जो है अधिक होगी। और जैसे मान लेते हैं तो वो है यूएसए, जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, ठीक है, ये किस श्रेणी में आते हैं? तो ये विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए मेरे प्यारे मित्रों धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं इसी समय, एक बार आप लोग देख लीजिए इसे, ठीक है। वीडियो को रोक के आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय। और हाँ, मैंने आपको एक नंबर बताया है, ठीक है, जो आखिरी तक वीडियो देखते हैं तो ये नंबर याद रख लीजिएगा, ठीक है। जिसको भी पीडीएफ चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दे, क्या कर दे? व्हाट्सएप करें, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ अगर चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर इस नंबर का जो है ग्रुप है व्हाट्सएप पे, ठीक है, उसमें भी जाके आप लोग जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं, नमस्कार।